हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी व्यूअर्स का हमारे चैनल सिद्धि IAS PCS पे। हमारा जो सीरीज चल रहा है IR के लिए, स्पेशली फॉर 67th BPSC मेंस, उस सीरीज में आज हम लोग टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। आज का जो टॉपिक है वो हम लोग कवर करेंगे SCO और ब्रिक्स। ये दो ऑर्गेनाइजेशन दोनों में इंडिया के मेंबरशिप है, तो ये दोनों ही काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। ब्रिक्स पिछले साल पूछा गया था, इस साल SCO काफ़ी ज़्यादा प्रोबेबल है। तो हम लोग शुरू करते हैं अपना SCO पे बात करना। SCO है आपका संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, SCO। तो SCO एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इंटर गवर्नमेंटल मतलब क्या है कि डिफरेंट गवर्नमेंट्स मिलके वहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही हैं। ये स्थापित हुआ था संघाई में 2001 में, मेनली स्टार्ट हुआ था 5 मेंबर के साथ में, तो संघाई 5 के नाम से ये चलता था। अभी टोटल इसमें 8 फुल टाइम मेंबर हैं। इसको आप मैप में देख सकते हैं कि चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या है कि जो आपका रसिया का रीजन है, चाइना और बाकी कंट्रीज जो कि सेंट्रल एशिया के पार्ट हैं, उसके अलावा अभी जो है 2014 या 15 में मेंबरशिप इंडिया और पाकिस्तान दोनों को दिया गया था। उसके पहले तक ये ऊपर जो कंट्रीज़ थी वही सारी कंट्रीज़ इसमें थी। इसके अलावा ऑब्जर्वर स्टेटस अफ़गानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया को दिया हुआ है। डायलॉग पार्टनर के तौर पे कुछ कंट्रीज़ हैं। गेस्ट अटेंडेंस में UN भी है, आपका आसियान भी है, तुर्कमेनिस्तान भी है। ये सारे ऑर्गेनाइजेशन एज ए गेस्ट अटेंडेंस के तौर पे इनका पार्टिसिपेशन होता है। लेटेस्ट वाले में ईरान को इसमें शामिल करने की दिशा में कदम बढ़ाया गया है, उसको शामिल किया गया है, ईरान को इंक्लूड कर लिया गया है इस ऑर्गेनाइजेशन में। ईरान का भी खैर अलग खेल है, क्योंकि ईरान जो है उसका वेस्ट के साथ में रिलेशन अच्छा नहीं है, तो रसिया और चाइना चाह रहे हैं कि वो उस सिचुएशन का एडवांटेज ले लें, ईरान को अपने साइड मिला लें। तो वो अलग कहानी है, बट स्टिल SCO में जो नया है ईरान को मेंबरशिप मिला है। ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो इसका ऑफिशियल लैंग्वेज रसियन और चाइनीज़ है, क्योंकि स्टार्ट ही बस उसी तरीके से हुआ था कि रसिया और चाइना को एक साथ में लेके आना है। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ऑब्जेक्टिव इसका क्या है कि म्यूचुअल ट्रस्ट को प्रमोट करना है, ट्रेड, पॉलिटी, साइंस एंड टेक, इन सब में कॉपरेशन इसको बढ़ाना है। उस एरिया में जहाँ पे है उस एरिया पे पीस हो, शांति हो, स्टेबिलिटी हो, ट्रैंक्विलिटी और सिक्योरिटी वाला ये चीज़ मेंटेन रहे। और चौथा जो पॉइंट है वो है कि फेयर एंड रैशनल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर। ये 4 ऑब्जेक्टिव के साथ में ये ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ रहा है। इसके अगर एजेंसीज़ की, बॉडी की अगर बात कर लें तो उसमें 5 जो मेन स्ट्रक्चर है जो इसके अंदर में काम करता है। इसके बारे में थोड़ा थोड़ा जानना ज़रूरी है, क्योंकि इस बेसिस पे अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप इसको ड्राफ्ट कर सकेंगे, इसलिए थोड़ा रफ आइडिया होना चाहिए। तो इसमें जो पहला सबसे इम्पॉर्टेंट बॉडी है वो है हेड ऑफ स्टेट काउंसिल। इसमें क्या है कि जो गवर्नमेंट के साइड से हेड हैं वो लोग पार्टिसिपेट करते हैं, और इन्हीं का मेन है जो कि डिसीजन यहाँ पे लेते हैं इंटरनल फंक्शनिंग और इंटरनेशनल इश्यूज़ पे जो भी डिसीजन लेते हैं, तो इनकी बात ही आगे पूरी बॉडी उसको आगे चला के लेके आके जाती है। नेक्स्ट है आपका हेड ऑफ गवर्नमेंट काउंसिल। इसमें SCO का जो इकोनॉमिक मैटर्स है, जैसे आपका बजट का अप्रूवल हो गया, तो वो सारा चीज़ इसके हाथ में आता है। फिर है आपका रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, रैट्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है कि ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि एरिया के जो भी मेंबर कंट्रीज़ हैं उनमें टेररिज्म, सेपरेटिज्म और एक्सट्रीमिज्म, इस 3 चीज़ को ये टैकल करेगा। इसका हेडक्वार्टर है ताशकंद में, उज्बेकिस्तान में। और इंडिया और पाकिस्तान के केस में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, तो इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम ध्यान से रखना है, रैट्स। चौथा है आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स। तो ये डे टू डे इश्यूज़ जो फॉरेन अफेयर्स के होते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन में, वो चीज़ यहाँ पे पार्टिसिपेट करके सारे कंट्रीज़ बातचीत करते हैं। इसका सेक्रेटेरिएट अगर देखा जाए तो वो बीजिंग में है, जो कि आपका एनालिटिकल, इंफॉर्मेशन एंड ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट प्रोवाइड कराता है इस बॉडी को। फिर संघाई जो है कैसे काम करता है, तो इसका मेनली जो है 2 डायमेंशन है संघाई स्पिरिट में।
तो ये मेनली 2 डायमेंशन को कवर करता है। तो इंटरनल पॉलिसी के तौर पे ये बोलता है क्या कि कुछ कुछ पॉलिसीज़ हैं जो कवर इसमें होना चाहिए, जो म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल बेनिफिट, इक्वालिटी, म्यूचुअल कंसल्टेशन, कॉमन इंटरेस्ट एंड डेवलपमेंट। ये 4-5 मुद्दे हैं जो कि इंटरनल पॉलिसी के तौर पे ये बोलता है कि आप इसको कवर करें। इंटरनल पॉलिसी मतलब क्या है कि जो मेंबर कंट्रीज़ हैं इसके साथ में उनके बीच में ये चीज़ें हों। बाकी जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है उसके लिए एक्सटर्नल पॉलिसी है। इसमें ये चीज़ बोलता क्या है कि रेस्ट ऑफ द कंट्री के साथ में हम लोग नॉन अलाइनमेंट रखेंगे, किसी के साथ में कुछ वैसा पर्टिकुलर अलाइनमेंट नहीं दिखाना है, नॉन टारगेटिंग एनी थर्ड कंट्री, और जो थर्ड चीज़ है वो ओपननेस है। तो 3 प्रिंसिपल ये इसका एक्सटर्नल पॉलिसी को डिस्कस करने के लिए ये लोग ब्रॉड प्रिंसिपल रखे हैं। नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है एक पीस मिशन 2018, एक मिलिट्री एक्सरसाइज है ये एससीओ का। ये इम्पॉर्टेंट इस वजह से हो जाता है क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान किसी एक फोर्स में काम कर रहे हों, वो सिर्फ आपका यूएन पीस कीपिंग फोर्स में है, वहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान दोनों के ही सोल्जर्स वहाँ पे हैं। तो उसके बाद ये नेक्स्ट पहला प्लेटफॉर्म है यूएन के बाद पीस मिशन 2018, जहाँ की मिलिट्री एक्सरसाइज हम लोग इंडिया और पाकिस्तान दोनों मिलके दोनों कंट्री साथ में यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। आगे देखते हैं इसमें जो कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट समिट हुए थे। जो बिस्वेक समिट था ये 2019 में हुआ था। इसमें इंडिया ने ज्वाइन करने से रिफ्यूज कर दिया था। कारण क्या था कि इसमें एक डिक्लेरेशन लेके आया गया था कि आप जो है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को सपोर्ट करेंगे, जिसके के अगेंस्ट में इंडिया है। इसके अलावा बाद में इसका जो डिक्लेरेशन आया उसमें ये चीज़ बोला गया कि जो जॉइंट कम्प्रीहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन है, ये जॉइंट कम्प्रीहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन ये ईरान के साथ में किया गया था उसका डीन्यूक्लियराइजेशन के लिए, तो उसका कंसिस्टेंट इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। तो ये डिक्लेरेशन में इतनी बात है। आगे आ जाते हैं हम लोग। जो लेटेस्ट समिट हुआ था समरकंड समिट 2022 में, ये उज्बेकिस्तान में ये समिट हुआ है। इसके तहत में कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट हाइलाइट्स हैं उसको देख लेते हैं हम लोग। इसके तहत में वाराणसी को टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल 2022-23 के लिए डिक्लेयर किया गया है। नेक्स्ट प्रेसिडेंसी इंडिया को मिलने जा रहा है 2023 में। और ये जो समिट हुआ ये बैकग्राउंड था इसका रसिया यूक्रेन का वार वाला सिचुएशन। तो इस वार वाले सिचुएशन जो बना हुआ था उस सिचुएशन में इंडिया ने इसको ग्लोबल कंसर्न के तौर पे बोला कि ऐसी नहीं होना चाहिए और इसका जो है पीसफुल सेटलमेंट होना चाहिए। इंडिया ने यहाँ पे ये भी बोला था कि दिस इज़ नॉट द इरा ऑफ वार। फिर ईरान को इसमें एडमिट कर लिया गया है परमानेंट मेंबर के तौर पे। और कंट्रीज़ जो है वो कॉमन प्रिंसिपल और अप्रोच लेके बढ़ना चाह रहे हैं टेररिज्म, सेपरेटिज्म और एक्सट्रीमिज्म को टैकल करने के लिए। इसके तहत में क्या है कि जो भी टेररिस्ट, सेपरेटिस्ट और एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसका एक यूनिफाइड लिस्ट ये चीज़ आगे हो। इसमें रसिया ने सजेस्ट किया कि हमारा खुद का एक एथलेटिक इवेंट, जैसे ओलंपिक्स वगैरह होते हैं तो वैसे हमारा खुद का एक अपना एथलेटिक इवेंट होना चाहिए। ये रसिया का सजेशन था। तो ये था आपका एससीओ के बारे में। एससीओ के रिगार्डिंग इंडिया को चैलेंज क्या क्या है, क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो एससीओ को एक एंटी नाटो अलायंस के तौर पे देखा जा रहा है। अब इस सिचुएशन में इंडिया एससीओ में भी है, क्वाड में भी है, तो दोनों को बैलेंस करना वो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक चीज़ हो सकता है इंडिया के लिए। दूसरा क्या है कि ये बॉडी जो है काम कर रहा है रैट्स वाला स्ट्रक्चर लेके कि टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म, सेपरेटिज्म इसके अगेंस्ट में काम कर रहा है। अब इस सिचुएशन में क्या है कि इसमें इंडिया और पाकिस्तान दोनों हैं। अब पाकिस्तान को हमेशा इंडिया एक्यूज करता है कि उसकी तरफ से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म किया जाता है, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो रहा है। और इसमें नेक्स्ट बात ये आ जाती है कि इंडिया और पाकिस्तान जिस बॉडी में चले जाते हैं वो बॉडी इन जनरल काफ़ी बेहतर तरीके से काम नहीं कर पाता है, क्योंकि रीजनल जो म्यूचुअल डिफरेंसेस हैं उसकी वजह से। उसका एक एग्जांपल सार्क है कि इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन नहीं बेहतर होने की वजह से सार्क बहुत अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है। तो ये संभावना यहाँ पे भी एक चैलेंज के तौर पे उभर के आती है। फिर दूसरा क्या है कि हम लोग पाकिस्तान के साथ में कोई भी रिलेशन नहीं रखना चाहते हैं अनटिल अनलेस कि
वो टेररिज्म को सपोर्ट करना छोड़ दे। तो यहाँ पे हम लोग मिलिट्री एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ये हमारी पॉलिसी के थोड़ा सा इन लाइन नहीं है। तीसरा जो इशू है वो आपका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। वो हम लोग का चैलेंज चाइना के साथ में बरसों से रहा है, क्योंकि वो जो BRI प्रोजेक्ट है इसमें हम लोग ट्रांसपेरेंसी का इशू है, फिर स्ट्रिंग ऑफ पल्स को सपोर्ट करने जैसा चीज़ चाइना के तरफ से किया जाता है। फिर आपका डेट डिप्लोमेसी, ये भी चीज़ है कि किसी कंट्री को डेट में फंसा के उसके एसेट को लीज पे अपने पास ले लेना। ये इस तरीके का कोई जो फंडिंग है, प्रेडेटरी फंडिंग, तो इसको इंडिया हमेशा से अपोज करता आया है। तो इसमें चाइना और इंडिया दोनों हैं, तो इसके साथ में कैसे आगे बढ़ेगा, तो ये वाला चीज़ धीरे धीरे दिख रहा है। फिर नेक्स्ट इसमें देखते हैं हम लोग कि पास्ट में इंडिया ने सार्क समिट को अटेंड करने से मना किया था, लेकिन SCO समिट अटेंड किया था। सार्क समिट को अटेंड करने का मेन वही था कि पार्टिसिपेट इंडिया इस वजह से नहीं कर रहा है क्योंकि पाकिस्तान जो है टेररिज्म को सपोर्ट कर रहा है। टेररिस्ट अटैक्स उनके द्वारा पठानकोट और उन सब एरिया में हुआ था, लेकिन SCO समिट हम लोगों ने अटेंड किया था। तो ये भी इसको कैसे बैलेंस करेंगे इस चीज़ को, तो वो भी एक देखने वाली बात है। तो SCO में यही चीज़ है। दूसरा टॉपिक हमारा शुरू हो जाता है ब्रिक्स। तो ब्रिक्स जो टॉपिक है इसके बारे में हम लोग बातचीत कर लेते हैं थोड़ा। तो ब्रिक्स जनरली इसमें जो ब्रिक्स है इसका एब्रीविएशन जो कंट्रीज़ हैं वो अपने आप में बता देता है कि ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ये कोई स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बस खाली एनुअल समिट रेगुलर होता है, इसका कोई सेक्रेटेरिएट या इस तरीके का कुछ इस्टेब्लिश नहीं है हमारे पास। और स्टार्टिंग में जो है साउथ अफ्रीका इसमें नहीं था, सिर्फ BRIC इसके नाम से ये चीज़ चलता था। पहला समिट आपका 2009 में ही हुआ था। 2011 में आपका साउथ अफ्रीका शामिल हुआ था इस समिट में। और मेनली जो इसका रीज़न था वो था फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 का। उसमें देखा कि जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनमें जो है क्राइसिस की सिचुएशन बन गई थी, जबकि इमर्जिंग वर्ल्ड जो है वो धीरे धीरे अपना बढ़ रहा था। तो इसमें इंडिया, चाइना, रसिया, ब्राज़ील ये धीरे धीरे आगे आ रहे थे। तो ये देखे कि हम लोग को एक प्रॉपर ग्रुपिंग बना के आगे बढ़ना चाहिए, ताकि हम लोग अपना एक कलेक्टिव वॉइस, अपनी बात को रख सकें, और इस तरीके का कोई भी अगर फाइनेंशियल क्राइसिस इन फ्यूचर होता है तो हम लोग बेटर प्लेस्ड हों उसको टैकल करने में। अगर इसकी इम्पोर्टेंस पे बात करें तो पूरी दुनिया की 41% आबादी को ये ऑर्गेनाइजेशन कवर कर रहा है। GDP की बात करें तो पूरा ग्लोबल GDP का 32% इसके अंदर में कवर हो जाता है PPP के टर्म में, परचेज पावर पैरिटी। फिर वर्ल्ड ट्रेड में देखें तो 16% ग्लोबल शेयर है, ग्लोबल ट्रेड का 16% शेयर इन सारी कंट्रीज़ के बीच में है। और जो लैंड सरफेस का अगर बात करें तो 27% वर्ल्ड लैंड सरफेस ये इसको कवर करता है। पास्ट में कैसे कैसे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, वो कैसे काम कर रहा है, वो सारा कुछ को हम लोग थोड़ा बहुत देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसके तहत में स्टार्ट हुए थे। जैसे फाइनेंशियल कॉपरेशन के लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक ये इस्टेब्लिश किया गया था। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक ये फोर्टलीजा समिट के दौरान में बनाया गया था। इसके हेडक्वार्टर आपका संघाई में है, और मेनली इसका मकसद है कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर और सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए रिसोर्स उपलब्ध कराएं। जो भी पैसा उसके लिए मुहैया कराया जाए, उसके लिए फंडिंग मिले, उसके लिए लोन मिले। इसमें जो सारे मेंबर कंट्री हैं सबका इक्वल शेयर है, 20% का लगभग सबका शेयर है। और मेन जो एरियाज़ हैं जिसमें ये फंडिंग देती हैं वो क्लीन एनर्जी, अर्बन डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, यही सारे सेक्टर को ये फंड करता है। इंडिया को भी इससे काफ़ी सारा लोन मिला है NDB से। इंडिया इसमें पार्टिसिपेटिंग फाउंडिंग मेंबर के तौर पे भी है 20% शेयर के साथ में, बट स्टिल जो लोन है हम लोग को काफ़ी इस बैंक से इंडिया को उपलब्ध हुआ है। सेकंड है आपका ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम। ये ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम जैसे इंटरनेशनल जो पेमेंट सिस्टम है स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम, तो स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम ग्लोबली जो भी पेमेंट्स होते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, उसका एक तरीके से मैसेजिंग टाइप का फैसिलिटी है कि अगर कहीं पे पेमेंट हो जाए तो जो भी
ऑरिजिन कंट्री है उसको मेंबर को पता चल जाए कि हाँ आपको पैसा इसमें ट्रांसफ़र हो गया है, तो उसके बैंक्स को वहाँ के पता जानकारी मिल जानी चाहिए। तो ये उसी का एक ग्लोबल लेवल पे नेटवर्क है। अब इसका अल्टरनेटिव के तौर पे ब्रिक्स अपना खुद का पेमेंट सिस्टम डेवलप किया है। अल्टरनेटिव के तौर पे करने का एक हम लोग को फ़ायदा यहाँ पे ये भी दिख गया कि जो रसिया यूक्रेन वाले सिचुएशन में रसिया को स्विफ्ट वाले पेमेंट सिस्टम से पेमेंट के लिए रिस्ट्रिक्शन उस पर इम्पोज कर दिया गया, तो उस कंडीशन में ये रसिया के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल सिचुएशन बनाएगा ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम। नेक्स्ट है आपका कंटिंजेंसी रिजर्व अरेंजमेंट। ये क्या है कि अगर आपकी कंट्री में कुछ बैलेंस ऑफ पेमेंट वाला सिचुएशन फंस जाता है, मतलब क्या है कि आपके पास इनफ मात्रा में डॉलर की अवेलेबिलिटी नहीं है या फिर ग्लोबल जो आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उसमें व्यवस्था नहीं है, तो वहाँ के लिए आपके पास कंटिंजेंट रिजर्व अरेंजमेंट रहेगा। उसके तहत में उसको आपको सपोर्ट मिल जाएगा। आप अपने खुद का इस तरीके का जो क्राइसिस सिचुएशन होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट वाला क्राइसिस का सिचुएशन, उसको आप टैकल कर पाएँ इस अरेंजमेंट की मदद से। नेक्स्ट है आपका कि एग्रीमेंट ऑन इकोनॉमिक एंड ट्रेड कॉपरेशन, कस्टम्स कॉपरेशन एंड स्ट्रेटजिक कॉपरेशन। इस पे भी बहुत सारे जो एग्रीमेंट्स हैं वो इसके तहत में दिया गया है। अगला देख लेते हैं हम लोग कि पॉलिटिकल कॉपरेशन। ये सारे इनिशिएटिव पास्ट में लिए गए थे। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि पॉलिटिकल कॉपरेशन एक इसका अहम मुद्दा है। एक तो आपका ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे कितने सारे चीज़ हैं। नेक्स्ट पॉलिटिकल कॉपरेशन के लिए इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि सिक्योरिटी, पीस एंड डेवलपमेंट ये डेवलप हो और एक बेहतर एक इक्विटेबल वर्ल्ड बने। ये नेक्स्ट इसका एजेंडा है कि अफ्रीकन एजेंडा को परस्यूट करें और साउथ साउथ कॉपरेशन को प्रमोट किया जाए। फिर पीपल टू पीपल कॉपरेशन के लिए कुछ ऑर्गेनाइजेशन, कुछ इनिशिएटिव लिए गए हैं, जैसे यूथ डिप्लोमेंट फोरम, सिविल ब्रिक्स फोरम, पार्लियामेंटेरियन फोरम, ट्रेड यूनियन फोरम। ये 4 फोरम है मेनली जो कि पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट को प्रमोट करते हैं जो भी 5 मेंबर कंट्रीज़ हैं उनके बीच में। फिर नेक्स्ट एक चीज़ स्टार्ट किया गया ब्रिक्स प्लस फॉर्मेट। ये चाइना के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया। इसमें जो ब्रिक्स कंट्रीज़ हैं उसके अलावा बाकी कंट्रीज़ को इनवाइट करने पे फोकस यहाँ पे किया गया कि आप भी यहाँ पे आएँ, पार्टिसिपेट करें। इससे क्या होगा कि जो ब्रिक्स का फुटप्रिंट है वो इंक्रीज होगा ग्लोबल लेवल पे, हमारा जो से होगा ग्लोबल लेवल पे वो बढ़ेगा और भी कंट्रीज़ के शामिल होने से। अब मेजर समिट्स एंड दियर आउटकम्स हम लोग देख लेते हैं कि जैसे जोहानसबर्ग समिट हुआ था साउथ अफ्रीका में, तो इसमें बात की गई पार्टनर पे। पार्टनर इस्टेब्लिश किया गया। ये है पार्टनरशिप फॉर न्यू इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, जो 4th IR है, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 4.0। तो इसको प्रमोट करने के लिए ये चीज़ इस्टेब्लिश किया गया है, पार्टनर। नेक्स्ट आपका ब्राज़ीलिया समिट। इसमें फोकस किया गया मल्टीलैटरलिज्म पे, एम्फेसाइज किया गया है और जो भी यूनिलैटरल एंड प्रोटेक्शनिस्ट एक्शंस लिए जा रहे थे उस समय की बात है, जबकि US जो है काफ़ी सारी कंट्रीज़ को अपने कंट्री में एक्सेस देने से रोक रहा था, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे थे, अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी, ये सारी चीज़ें चल रही थी। उस समय की बात है। उस समय पे बोला कि कोई भी इस तरीके का यूनिलैटरल जो सैंक्शन लगा देते हैं ये नहीं होगा। प्रोटेक्शनिस्ट एक्शन जो आप ले रहे हैं, मार्केट एक्सेस हम लोग को डिनाई कर रहे हैं, वो हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और इसी के साथ में रीजनल ऑफिस जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक का इंडिया में ब्राज़ीलिया समिट में अनाउंस किया गया था। आगे देख लेते हैं कि जो 14th ब्रिक्स समिट हुआ 2022 का, ये वर्चुअल फॉर्मेट में हुआ। इसका जो चेयरमैनशिप रहा वो चाइना के पास रहा और इसका आउटकम के तौर पे देखें तो ये रसिया और यूक्रेन के बीच के जो मुद्दे हैं उसको बातचीत से सुलझाने पे सपोर्ट करता है अपना। फिर तालिबान लेड अफ़गानिस्तान के ऊपर भी कंसर्न यहाँ पे रेज किया गया। फिर टेररिज्म के लिए बोला गया कि सिर्फ UN सिक्योरिटी काउंसिल के पास अथॉरिटी होना चाहिए जो कि सैंक्शन इम्पोज कर सके। चौथा इसमें बात ये की गई कि जो डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप बनाए हम लोग, जो कि ई-कॉमर्स वर्किंग ग्रुप के जो भी कंट्रीज़ मेंबर कंट्रीज़ हैं उसको अपग्रेड करने में सहयोग करे। 4th वन क्या है कि हम लोग
ट्रांसनेशनल ड्रग ट्रैफिकिंग को टैकल करने में, उसको कॉम्बैट करने में फोकस करें और ग्लोबल ड्रग गवर्नेंस को हम लोग प्रमोट कराएं। सातवां इसमें आगे का पॉइंट हम लोग क्या है कि कोई भी करप्शन के लिए जो सेफ हेवन कंट्रीज़ हैं, सेफ हेवन मतलब वो उसको प्रमोट कर रहे हैं, उसको बहुत ज़्यादा उसमें कुछ से नहीं कर रहे हैं, उसको और भी ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, सेफ हेवन दे रहे हैं, अपने यहाँ पे पाल रहे हैं, तो उनको बोला गया कि आप लोग ये काम बंद करें। इंडिया ने यहाँ पे बोला कि ऑनलाइन डाटाबेस होना चाहिए ब्रिक्स डॉक्यूमेंट्स के लिए, ब्रिक्स रेलवे रिसर्च नेटवर्क बनाया जाना चाहिए एंड फोकस होना चाहिए ऑन स्टार्टअप एंड एमएसएमई कॉपरेशन। इसका जो टॉप हाईलाइट है ये आप लोग यहाँ पे 10 पॉइंट में देख सकते हैं। जैसे पहला पॉइंट आपको बोलता है ब्रिक्स ग्रुप सपोर्ट डायलॉग बिटवीन रसिया एंड यूक्रेन, वही सारी बात है। पोस्ट कोविड रिकवरी के लिए कॉपरेशन की बात की है प्रधानमंत्री मोदी जी ने। जो आपका चाइनीज़ प्रेसिडेंट हैं जी जिनपिंग, उन्होंने बोला है कि कोल्ड वार मेंटालिटी को रिजेक्ट करें, उससे बाहर आएँ। और ये भी प्रपोज किया गया चौथा पॉइंट की जो भी टेरर फिनेंस नेटवर्क्स हैं उसको टैकल करने के लिए हम लोग कुछ ट्रीटी ग्लोबल लेवल पे लेके आएँ। सेफ हेवन टू करप्शन ये हम लोगों ने बात कर ली। ट्रांसनेशनल ड्रग ट्रैफिकिंग ये बात कर चुके हैं हम लोग। फिर पोस्ट कोविड वर्ल्ड में इकोनॉमिक रिकवरी के लिए हम लोग पॉलिसी कोऑर्डिनेशन लेके आएँ। कंज्यूमर प्रोटेक्शन वाला जो ई कॉमर्स वाला पार्ट है वो हम लोग बात कर चुके हैं। फिर ट्रेड को हम लोग को बेहतर करना है, जो फोकल पॉइंट होना चाहिए ब्रिक्स का। और एक जो है फिनांस को बेहतर करने के लिए ब्रिक्स थिंक टैंक नेटवर्क ये बनाया जाना चाहिए। तो ये इम्पॉर्टेंट टॉप हाइलाइट्स हैं, इसके बेसिस पे आप पूरा का पूरा आंसर ड्राफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो क्वेश्चन जनरल पूछा जाता है, लास्ट टाइम यही पूछा गया था कि ब्रिक्स जो लास्ट समिट हुआ है उसका रिसेंट हाइलाइट्स, उसको आप आंसर बताएं। ये तो आपका टॉपिक हो गया। इसके बेसिस पे 2 क्वेश्चंस हैं, आप लोग इसको अटेम्प्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि एससीओ एज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफर्स इंडिया ए वैरायटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ but not without any challenges. Discuss with respect to recent SCO summit. मतलब क्या है कि SCO जो है भारत को बहुत सारे नए अवसर प्रदान करता है, लेकिन वो अवसर बिना किसी चैलेंज के नहीं है, उसमें चुनौतियां भी हैं। इसको आप रिसेंट SCO समिट के रेस्पेक्ट में डिस्कस करें। पहला क्वेश्चन SCO का हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपका ब्रिक्स का है। इसमें है कि जो रिसेंट ब्रिक्स समिट कंक्लूडेड विथ मेनी सिग्नल्स फॉर द करेंट वर्ल्ड सिनेरियो। तो जो अभी सामरिक ब्रिक्स समिट हुआ था वो अभी सामरिक दुनिया जो है उस परिस्थिति के लिए बहुत सारे नए नए संदेश दिए। अब इसको, इसी स्टेटमेंट को हम लोग को डिस्कस करना है। डिस्कस द मेजर आउटकम्स ऑफ रिसेंट ब्रिक्स समिट। तो इस स्टेटमेंट के बैकग्राउंड में हम लोग को जो रिसेंट आउटकम रहा ब्रिक्स समिट का, उसके एवज में डिस्कस करना है। तो दोनों क्वेश्चन हो गया। इस दोनों क्वेश्चन को आप लोग अटेम्प्ट करें। अटेम्प्ट करने के बाद फिर जो है आप लोग जो हमारा टेलीग्राम चैनल है सिद्धि_NPA, वो आप लोग सर्च कर सकते हैं। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। वहाँ पे आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करके डाउनलोड अपना अपलोड कर सकते हैं। आपको इसका पीपीटी अगर चाहिए तो पीपीटी चैनल पे ही होता है, वहाँ पे आप जाके पीपीटी डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो और भी जो लोग BPSC 67th मेंस के लिए आप ईयर हो रहे हों उनके बीच में ये वीडियो, ये पूरा सीरीज़ आप शेयर कर सकते हैं। और अगर अच्छा लगता है तो आप लाइक बटन दबा दें। दैट्स ऑल वी हैव फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।